नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग, त्याग और आशीर्वाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम धामी ने कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण करना। प्रत्येक व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। सीएम धामी ने कहा कि नवनियुक्त परिवहन आरक्षी अपेक्षा करते हैं कि आप न केवल अपने कार्यस्थल व कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन को बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी कार्य करेंगे। इधर हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सीएसआर हॉल पहुंचकर जिला योजना समिति की मीटिंग ली। मीटिंग में जिले के सभी विधायक, प्रशासन और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं का फीडबैक लिया, साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं को बढ़ाने की मांग की। मीटिंग में कांग्रेस विधायकों और कुछ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उनके प्रस्तावों के एजेंडे को शामिल न करने की आपत्ति भी जताई, जिस पर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को सभी के प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि जिले की तमाम विकास योजनाओं के लिए 67 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इनमें 35% बजट नए कार्यों पर खर्च होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 2025-26 के लिए शासन द्वारा जनपद हरिद्वार के परिवहन के लिए 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार की धनराशि निर्धारित की गई है और ये एक राशि जो है जो हमारे हरिद्वार जिले का विकास करेगी। सभी ने अपने सहयोग से जो है इस पर अनुमोदन किया है और सभी के भावनाओं को इसमें संकलित किया गया है ताकि सबके विकास के काम हो सके। चारधाम यात्रा इस समय चल रही है। चारधाम यात्रा क्योंकि यात्रियों की संख्या में कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है थोड़ा कमी आई है, पर जैसे ही हमारी लड़ाई समाप्त हो गई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध में जो है इस समय सीज फायर हो गया है, इससे हमारी यात्रा बढ़ जाएगी। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमने जगह जगह जेसीबी तैनात किए हैं। जहां भी एवलांच आएगा, जहां पर भी पहाड़ गिरेगा, उसकी सफाई कर दी जाएगी। हेमकुंड की भी आज से शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहब की भी शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हो रही है। तो लिपू लेक से ये यात्रा प्रारंभ होगी, 10 जून से प्रारंभ होगी। 250 यात्री इसके अंदर जाएंगे। अर्धकुंभ को कुंभ की तर्ज बनाने की बार तैयारी की जा रही है सरकार। हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए तैयारियां पूरी हैं और नंदा देवी राजजात यात्रा की भी यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी हमारी तैयारी। कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारी है? कुंभ के लिए हमारी तैयारियां हैं, बैठक हो रही है और हम चाहेंगे कि सभी साधु संतों का इसमें जो है उनके विचार लिए जाए और सबसे मिलकर के एक अद्वितीय। इधर एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी समिति पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 6 महीने के भीतर समिति को सौंपा जाए, ताकि उस पर समिति चर्चा कर अंतिम निर्णय ले सके। मीडिया से बातचीत में जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा होगा और इसके साथ ही विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की और ज्यादातर लोगों ने एक देश एक चुनाव पर सहमति जताई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे
जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। हमारे विद्यार्थी परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं, पैरामिलिट्री के लोग परेशान होते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो कई बातें आई, तो 1984 से लगातार इस पे मंथन चल रहा है। कई पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी, और आखिर में जो है हमारे सरकार ने, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद साहब की कमेटी जो है, उनके कमेटी ने भी रिपोर्ट दी, और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया। पूरे संसद का ये मानना था कि इसको जॉइंट कमेटी में भेजा जाए। ये बहुत बड़ा चुनाव का सुधार है। देश आजाद होने के बाद में इतना बड़ा चुनावी सुधार के लिए कभी भी कोई बिल नहीं आया। इसीलिए पूरे पार्लियामेंट का ये मानना था कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और उसमें भेजा जाए, और व्यापक रूप में इसमें चर्चा की जावे, सभी को सुना जावे। तो उसी रूप में हम यहाँ पर आए, और हमारा प्रयास रहेगा कि हर राज्य में हम जाएं, हर राज्य अपनी रिपोर्ट बना के देवे कंप्लीट। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे इस सुनने के लिए पहली बार इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पीकर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, पहली बार कमेटी के साथ आकर करके उन्होंने इंटरेक्ट किया। क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है कि जहां पर चुनावी सुधार है, पूरी पॉलिटी चेंज हो रही है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है हमारा डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। तो इसीलिए नॉर्मली कमेटी के सामने हम इस तरह का हाई डिग्निटी नहीं आते, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने भी आकर करके हमारा मार्गदर्शन किया, पार्टिसिपेट किया, और अपनी विचारधारा है स्पीकर महोदय ने, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे उत्तराखंड में हो, जहां हम 2 स्टेट भी अभी जा पाए हैं, दोनों जगह ये लोग आए और इंटरेक्ट किया कमेटी के साथ में। और यही नहीं, हमारे साथ में जो है लगातार, चाहे बैंकिंग हो कि बैंकों को कितना आर्थिक नुकसान होता हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, और चाहे आरबीआई से हमें आर्थिक मामले में कितना नुकसान हो रहा है देश को। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर अक्सर बीजेपी के नेता बड़ा बयान देते रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को बीजेपी कभी गंभीर रूप से नहीं लेती, लेकिन अब तो कांग्रेस भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हरीश रावत चुनाव न लड़ें, अगर राजनीति से संन्यास लेते हैं तो वो बेहतर कदम होगा। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है, और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है, और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। इधर 38वीं राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम
आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। वहीं जून में आयोजित कार्यक्रम किया गया था जिसमें पदक विजेताओं को ये राशि दी जा रही है। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया। इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर मेडल भी जीते थे। धनराशि जारी कर दी है, विभाग की तरफ से क्या प्लान बनाया जा रहा है, आवेदन कितने हो गए हैं और ये कार्यक्रम संभावित कब तक होने जा रहा है? जी, कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है, साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के, मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। और जैसा आप जानते ही हैं कि नेशनल गेम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका धनराशि में भी उसको दोगुना किया था। तो आवेदन आएंगे और इसको जून में हम लोग, क्योंकि आवेदन आने के बाद हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है और स्क्रूटनी के बाद हम लोग एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं जहाँ पे हम इसको एक अच्छा बृहद और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको सम्मानित कर सकें। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर डीएम देहरादून का बड़ा फैसला सामने आया। लगभग 125 विद्यालय में जहां मिड डे मील किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहीं अब किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम देहरादून सवीन बंसल ने कहा कि मिड डे मील में आयरन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। 15 दिन के भीतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी एल्युमिनियम के बर्तनों को बदलकर लोहे के बर्तन स्कूलों में अलॉट किए जाएंगे। यदि किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो जिला स्तर में चल रही उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत धनराशि भी सरकारी स्कूलों को आवंटित की जाएगी। साथ ही मिड डे मील बनाने के लिए 125 विद्यालय को 1 करोड़ की धनराशि जिला स्तरीय जारी की जा चुकी है। देखिए, जो मध्याह्न भोजन है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक संकल्प है और एक स्पिरिट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो ना सिर्फ बच्चों की रिटेंशन उससे हम इंश्योर करते हैं, बल्कि उनको एक उचित न्यूट्रिशन कैसे हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है। और इसमें यह आवश्यक है कि चाहे वो हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स हों जिसमें खाना पकाया जा रहा है, वो हमारे जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है वो यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोहे की कढ़ाई, स्टील के हमारे कुकर्स इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वो होने चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ था तो उसमें इनको बता दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 15 दिन में सभी इस तरह के यूटेंसिल्स को रिप्लेस करवाएगा। और इसमें अगर कोई धनराशि की आवश्यकता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष चल रहा है जिले में, उससे इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। इसी के साथ हमारे करीब 125 विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे उचित स्थान नहीं था खाना पकाने के लिए, मिड डे मील किचन नहीं है, तो उसके लिए भी अभी इनके पास धनराशि न्यून है तो इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। हमने जिला योजना में इनका परिव्यय बढ़ाकर कुछ कन्वर्जेंस किया है और जिससे इनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि का तो ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। और अगर और भी इनको आवश्यक होगी धनराशि तो एक प्रथम प्रायोरिटी है हमारी सोशल सेक्टर सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, हमारे जनता के शिविर, तो इनको हम हमेशा प्रथम प्रायोरिटी ट्रीट करते हैं। तो धनराशि की व्यवस्था हो जाएगी, पर कहीं पर भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में गैप। इधर रामनगर तराई पश्चिम वन विभाग के आम पोखरा रेंज अंतर्गत तुमाड़िया खत्ता क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस क्षेत्र से 18 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत वन विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वन विभाग के मुताबिक ये जमीन
वन गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई थी और खेती की जा रही थी। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया था, फिर वो अपना पक्ष रखने का उन्हें मौका भी मिला। इसके बावजूद जब तय समय सीमा समाप्त हुई तब विभाग की ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया। डीएफओ ने बताया कि इन परिवारों ने कंजर्वेटर स्तर पर अपील की थी, जो खारिज कर दी गई। अपील खारिज होने के बाद करीब 10 दिन का समय दिया गया, लेकिन उस दौरान जमीन खाली नहीं हुई, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुई है। दूसरी ओर बेदखली झेल रहे परिवारों ने इसे अन्याय और पश्चाताप करार दिया है। ये सर दरअसल में तो बंदे से इधर जो है कई हजार लोग फॉरेस्ट लैंड में हैं, मगर ये मेरी समझ में तो यार पक्षपात हो रहा है। केवल हमें 19 लोगों को 61A का डीएफओ ने नोटिस दिया था, फिर उन्होंने तारीख लगाई, तो फिर उसके बाद जो है हमें बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने कंजर्वेटर साहब को अपील कर दी, 6 महीना उन्होंने भी हमारी तारीख लगाते रहे, फिर उन्होंने बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हम इसके आगे जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट हमने जो है 20 तारीख को जो है हमारा केस फाइल हो गया है और हम इनको लगातार कह रहे हैं कि उसके बाद तो वहीं जाना था। और सुबह पूरी टीम दल बल से जब आई, हमने इनको कहा कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है और केवल जो है व्यक्तिगत हो रहा है। ये जो है यानी क्या पार्टी बेस चल रहा है कि ये जिस तरीके से जो है हम ही लोगों को उजाड़ा जा रहा है। एक बार सन 2015 में भी हम लोगों के घर तोड़ दिए थे। इनको यानी क्या खुंदक है क्या। और सरपंच न्यायालय से पहले हमारा स्टे भी है, वो कितना क्षेत्रफल है उसमें वो उतना मैं नहीं जान पाऊँगा, मगर जो है अभी जो है हम फिर उसके जो इन्होंने ऑर्डर किए उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट गए हैं और अभी कोर्ट ने फिर 2 बजे तक रोकने की बात की है, मगर जो एडवोकेट साहब से अभी वकील साहब ने बात करी और उन्होंने कहा हमारे साहब कहेंगे जब हम रोकेंगे, नहीं तो कोई ऑर्डर आएगा, नहीं तो हम तो लगातार अपना काम कर ही रहे हैं। देखिए ये जो जगह है ये तुमड़िया खत्ता है, जहाँ पर आज सुबह से वन विभाग ने अचानक जेसीबी चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर। और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है। और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने जेसीबी ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए, कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। यहाँ के जो कंजर्वेटर का जो कानून का जो ऑर्डर है सभी के लिए वो 1.39 हेक्टेयर के लिए है, लेकिन इनकी जो है लगभग 3 हेक्टेयर ज़मीन जमींदोज कर दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। यानी कि ये ना तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ही ये कंजर्वेटर का ऑर्डर मानते हैं। इनका अपना ऑर्डर चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही है और इस मनमानी से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अंदर बहुत आक्रोश है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता फिर कैसे कानून का पालन करेगी। और यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है सरकार और वन प्रशासन के खिलाफ। देखिए, जो हमारा तुमड़िया जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में, तो उनको नोटिस दिया गया। विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनके वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के यहाँ अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई। तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस ले रहे हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।